किसका मेंबर था पहले? सबसे पहली बात तो बलबन खुद एक गुलाम था, तो सबको ये बात पता थी, ये छिपी बात थोड़ी थी। इसके संगी साथी सब ये क्या था, ये खुद नौकर था, गुलाम था, राजा बन रहा है अपने आप को। जब ये उनको ऑर्डर देगा तो उनको पसंद थोड़ी आएगा। कल तक हमारे साथ नौकरों की श्रेणी में बैठता था, आज ये शासक बन गया, तो वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि गुलामी से उठा था बलबन। इसीलिए बलबन के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। जैसे इसको कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं, डरते थे इससे, लेकिन ये था कि हाँ ये बड़ा आया राजा, इसका खान पान रहन सहन कल तक हमारे जैसा ही तो था, ये कहाँ से राजा बनने लायक है। मन में ये होता है ना, जैसे किसी गांव से कोई आदमी उठ के और बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, तो उस गांव के लोग कभी भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, कभी भी। वो कहते हैं अच्छा कल तक तो यही ना था, ये कोई इस लायक थोड़ी था। कारण उन्होंने उसके बचपन को देखा, उसकी जवानी को देखा, उसके अच्छे बुरे दिन भी देखे, तो उनके दिमाग में वो इंपॉर्टेंस नहीं होती जो कि बाहर वालों के दिमाग में होती है। तो बलबन की कीमत बाकियों के लिए होगी, लेकिन जो बलबन के संगी साथी गुलाम थे, जिन्होंने बलबन को बहुत क्लोज से देखा था, जाना था, वो जानते थे कि बलबन नॉर्मल सा आदमी था, आज बेशक शासक बन गया। वो ये नहीं देखते कि इसने धीरे 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 अपने अंदर काबिलियत पैदा कर ली, योग्यता पैदा कर ली। जैसे बाहर से देखने में चीजें थोड़ी पता चलती हैं, इंसान टाइम बीतने के साथ साथ योग्यता हासिल भी तो कर सकता है। तो बलबन एक गुलाम था, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, कोई इसको राजा मानेगा ही नहीं शुरू में। इसीलिए बलबन ने सबसे पहले अपने व्यवहार को चेंज किया, पूरी तरह बदल लिया। कहीं कहीं लिखा है बलबन एक बहुत अच्छा अभिनेता था, एक बहुत अच्छा एक्टर था। बलबन ऐसे स्ट्रिक्ट हो गया और इसने कहा भाई मेरी जो चीजें हैं ना वो बहुत प्लान्ड और मैनेज तरीके से होनी चाहिए। तो बलबन ने अपना एक जो गेटअप बनाया वो भी प्रॉपर सुल्तान वाला, ऐसे नहीं कि नॉर्मल लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया। प्रॉपर रहन सहन, खान पान, आदतें, व्यवहार सब बदल लिया। और बलबन ने लोगों से, जैसे पहले क्या था कि बीच में खड़ा है कहीं भी बातचीत कर रहा है, अब इसने कहा कि राजा अब मैं सुल्तान हूं और मैं गद्दी पे बैठूंगा। हंसना बंद कर दिया, मुख मुद्रा बदल ली, चेहरा बिल्कुल सीरियस कि भाई हाँ ये राजा है। तो इसके जब राजा इस तरह के बिहेव करेगा तो लोग अपने आप सीधे हो जाएंगे। जैसे लोगों के साथ ना बातचीत करना, ना घुलना, ना मिलना, ना शराब पीना, क्योंकि उससे रियलिटी सामने आ जाती ना। तो मुख मुद्रा बिल्कुल अलग, वो हंसना बोलना, मस्ती मजाक सब बंद कर दिया और एक सीरियस टाइम का और बहुत जैसे बड़ा सोच समझ के बातचीत करता हो इस टाइप का आदमी बन गया। और जनता से बातचीत बिल्कुल बंद, सिर्फ वजीर इस तक बात पहुंचाएंगे। मान लीजिए दरबार में बैठा है, यहाँ कोई जनता आई है अपनी बातें करने, तो सीधे राजा नहीं सुनेगा, ये सुनेगा नहीं, अपनी बातें पहले वजीर को बताओ और वजीर इसके सामने बातें। यानी एक स्टाइलिश टाइप का आदमी बन गया और बहुत रुतबे के साथ कपड़े पहन के आएगा, पूरे राजसी वस्त्र धारण करेगा और किसी से बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल हमेशा ऐसे सीरियस टाइप का चेहरा बना के रखेगा। हंसना मस्ती करना सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके उस व्यवहार को देख के लोगों को लगेगा कि शायद ये हमसे अलग है। आपने नोटिस किया है जो आम आदमी होता है ना वो लाइफ को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जीता है। क्यों? क्योंकि वो हंसने के टाइम हंसता है, मौज मस्ती करता है, खुश रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बदलती जाती है, एलीट क्लास में जो इंसान आ जाते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से हंसना बंद कर देंगे, वो मस्ती मजा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो बहुत सीरियस तरीके से बैठे रहे। आप अगर कभी कहीं पे किसी सोशल फंक्शन में गए हैं, कभी जो ये काव्योत्सव होते हैं ना जहाँ कवि वगैरह आते हैं, तो इनको स्पॉन्सर किया जाता है, क्योंकि फ्री में कौन आएगा। जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं ना, एक एक कवि कई कई लाख रुपए में आता है। हमने करवाया है ये सम्मेलन इसलिए बता रही हूँ। तो वो जो कवि आते हैं ना उनके आगे ढेर दुनिया बैठी होती है, ढेर, चाहे कुमार विश्वास हो या मुनव्वर राणा जी हो या कितने ही बड़े, हम सब लोगों के, हमने इन सबके साथ बातचीत की है, इन सबके साथ हमने बहुत सारे फंक्शंस कराए हैं। तो आपको ये बहुत अंदर की बात बता रही हूँ। जब ये लोग आते हैं ना तो नॉर्मल इंसान है हमारी तरह, वहां बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया काव्य पाठ चल रहा है, तो जो उस काव्य पाठ में सबसे आगे की पहली लाइन है, फ्रंट लाइन, वो स्पॉन्सर्स की होती है। वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं उस पूरे फंक्शन को अरेंज कराने में। भाई देखो टेंट भी लगता है, किसी कॉलेज का ऑडिटोरियम लिया जाता है, वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ माइक सिस्टम आता है, हर चीज़ पैसे से होती है, फ्री में कुछ नहीं होता। आदमी जो कवि उठ के आ रहे हैं, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई राजस्थान से, प्लेन यूज़ करके आते हैं या अपनी कार से आते हैं, फिर वो कहीं रुकते हैं, रेस्ट करते हैं कोई होटल के रूम्स में, फिर वो खाना भी खाते हैं। यानी आप ये मानो खर्चे का काम है। एक कवि अगर बहुत बढ़िया है तो 10-20 लाख रुपए लेता है, और छोटा मोटा है तो 30-40-50 इतना तो देखो चाहिए भी, उनको भी अपना घर चलाना है। तो जब ये लोग आते हैं ना काव्य पाठ करते हैं, तो इनके ऊपर वाहवाही करने वाले, ताली बजाने वाले, मस्ती करने वाले सिर्फ पीछे की पंक्ति या बीच वाले लोग होते हैं। जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, इनको बुलाया है, जो सबसे पैसा खर्च करके जिसने ये सारा अरेंजमेंट किया है, वो पहली लाइन होती है। वो कभी नहीं हंसती मिलेगी आपको, वो
बहुत सीरियस कंडीशन में बैठे होते हैं और बिल्कुल अलग थलग, उनका पहनावा, उठना बैठना, जो उनका तौर तरीका है ना बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि बलबन की नीति समझ जाओ अब, कि जनता को ऐसा ना लगे कि हम भी इन जैसे हैं, तो वो लाइफ को उस तरह से जी नहीं पाते जैसे कि जीनी चाहिए। सबसे ज्यादा मजा जो कर सकता है, मस्ती कर सकता है, वो मिडिल क्लास वाला आदमी है, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है कि उसको कोई देख रहा है। जो नीचे की श्रेणी का, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बहुत हाई लेवल पे है, उसको अपना एक तरीका, जैसे बलबन मेंटेन कर रहा था ना, कि दूरी रखना, हंसना नहीं है, और ऐसा ना लगे कि भाई मैं जो है बड़ा मजाकिया टाइप का आदमी हूं, वरना लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो जैसे आज एलीट क्लास करती है, ऐसे बलबन ने अपना व्यवहार बदला, और व्यवहार बदल के इसने ये कर दिया कि भाई मैं बिल्कुल अलग आदमी हूं। लेकिन इसके टाइम में भी ना मंगोलों के आक्रमण होते थे, मंगोलों के आक्रमण। तो इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल कहाँ से आते थे? पाकिस्तान वाले रीजन से। इसने बड़े बड़े किले बनवा दिए, उन किलों के द्वार बंद करके और सेना उसमें भर दी। ऊपर से जैसे ही मंगोल आए तो ऊपर से तीर बरसाएं और गर्म तेल उड़ेल दें उनके ऊपर। लेकिन ऐसे ही अभियानों के बावजूद मंगोल लगातार बर्बर थे, आते रहे। और इसका बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद, वो ऐसे ही किसी अटैक में मारा गया। वो इतना इसको दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा, मैंने कितना कुछ किया, और मेरा बेटा, दो ही बेटे थे इसके, बुगरा खां और मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, बड़ा बेटा मोहम्मद ज्यादा लगाव था, तो उसके गम में ये बैठ गया बस। फिर ऐसा शोक में डूबा कि उठा ही नहीं, और 1286 में फाइनली जाके इसकी डेथ हो गई। वैसे भी कितना जीता, आज का थोड़ी, कब से हम पढ़ रहे हैं बलबन बलबन, तो बलबन लंबा जिया। एक मौत एक कारण बनी इसके शोक का। तो क्या हुआ देखो, 1285 में मंगोलों के साथ युद्ध में शहजादा, इसका बड़ा बेटा मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा ना आपने, जिसको हम कहते हैं कि ये, आज जो मैं ये भाषा यूज कर रही हूँ, खड़ी बोली है। ये खड़ी बोली किसने दी है? अमीर खुसरो ने। तोताए हिंद कहलाते हैं ये। इन्होंने बहुत सारी कविताएं और पहेलियां, मुकरियां रची हैं। तो ये बहुत बड़ा आदमी है, और इसकी खासियत है कि 7 सुल्तानों के राजपाट में इसने काम किया है। यानी 7 सुल्तान आए और चले गए, आए और चले गए, ये बैठा रहा। तो आप पहली बार नाम सुन रहे हैं अमीर खुसरो का आज। ये किसके दरबार में था? बलबन के बेटे के दरबार में। लेकिन जब उस पर अटैक हुआ, वो मारा गया, तो ये अपना भाग के आ गए बलबन के पास कि जी वो तो मर गया, हम तो आपके आश्रय में आएंगे। तो अमीर खुसरो, 7 सुल्तानों का काल देखा इस आदमी ने। बलबन शोक में डूब गया, भाई बड़ा बेटा मर गया तो शोक में वो परेशान, फाइनली मर गया वो भी। बलबन के 2 पुत्र थे, मोहम्मद खान और बुगरा खान। लेकिन बुगरा खान कभी भी राजा नहीं बना, इसके पोते राजा बने थे। बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा यानी पाकिस्तान पर मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस मजबूत दुर्ग के बावजूद इसका बेटा मारा गया था, तो ये दुख था बलबन को कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, बलबन के समक्ष क्या चुनौतियां थी? बलबन को दिक्कत क्या आई? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि खुद ये गुलाम था, चालीसा का मेंबर था, सब इसको पर्सनली जानते थे। इसको कोई राजा कैसे मान लेगा? भाई हमारे जैसा राजा कैसे बन गया? तो इसको पहली चीज तो अपना व्यवहार दूसरों से अलग करना पड़ेगा, लोग सच में माने कि ये राजा है। तो चुनौतियां, सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। मैंने अभी पढ़ाया, बहराम शाह के टाइम एक नई पोस्ट बनी, नायब ममलिकात, और फिर लंबे टाइम तक ममलिकात ही मेन आदमी बन गया। और ये खुद भी तो ममलिकात था, किसका? नासिरुद्दीन का। तो जिस पोस्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, राजा बन के उस पोस्ट को कैसे खत्म कर देगा? और अगर नहीं खत्म कर सकता तो जो अब नायब बनेगा वो तेरे ऊपर राज करेगा। यानी अब उसी पोस्ट का मजाक उड़ाना है जिस पे खुद बैठा था 20 साल से, अब उसी पोस्ट की बुराई करनी है जिस पे खुद बैठा हुआ था 20 साल से। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। तो नायब ए ममलिकात, सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था, तो वो पोस्ट खत्म करनी थी, वरना नहीं चलेगी इसकी। मंगोलों से राज्य की रक्षा करनी थी, ये भी दिक्कत थी, तभी तो किले बनवाए, लेकिन उन किलों के बावजूद इसका बड़ा बेटा मारा गया था। और कानून और व्यवस्था की स्थापना करनी थी, क्योंकि कानून बहुत बुरी तरीके से ये मान लीजिए कि टूट फूट टाइप, क्योंकि 20 साल से जो राजा काम कर रहा था वो उतना लायक नहीं था। और इन्हीं सब के ऊपर बहुत ढंग से काम किया इस आदमी ने। खुद गुलाम था ना, गुलामों के प्रति इसके मन में बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार। और कहते हैं, एक बार बताइयूं कि कोई सूबेदार थे, सूबेदार तो बड़ी पोस्ट होती है, उसने अपने गुलाम को मार डाला, पीट पीट के मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये बात इसको पता चली बलबन को, तो बलबन खुद वहां गया और उसने 500 कोड़े मरवाए उस अमीर आदमी को कि तूने गुलाम को मारा कैसे। एक बार एक बड़े आदमी ने, ऐसे इख्तेदार ने अपने गुलाम के मुंह पे चांटा मारा, तो इसने भरी भीड़ में उस बड़े आदमी को जूतों से पिटवाया। तो मतलब ये गुलामों को बहुत प्यार करता था, खुद भी तो गुलाम था ना, ये फील करता था कि यार ये नौकर हैं बेचारे, लेकिन कितने दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये अच्छा आदमी न्याय के लिए भी जाना जाता है। आज स्लाइड्स इतनी ही हैं, ये 9 ही आपकी स्लाइड्स थी, इसके बाद तो स्लाइड मैंने ये खुद बनाई थी बाद में। ये 9 स्लाइड हैं, एक बार फिर से सारी मैं आपके सामने